हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एनर्जी कंजर्वेशन का थर्ड चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पावर को पावर प्लांट से कंज्यूमर तक पहुंचाने को इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कहते हैं। जो हमारी बिजली है वो कहीं पावर प्लांट पे बनती है, तो जो बिजली हमारी पावर प्लांट पे बनती है उस पावर प्लांट से लेके और जो हमारे घर तक तार आते हैं वहाँ तक के सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कहा जाता है। और देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है कि एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई सिस्टम होता है, यानी कि जहाँ से बिजली बन रही है पावर प्लांट से लेके, वो पावर प्लांट कुछ भी हो सकते हैं। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट हो सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट हो सकते हैं, या डीजल पावर प्लांट हो सकते हैं आदि। जो पावर प्लांट हो वहाँ से जहाँ से बिजली बन रही है वहाँ से हमारे घर तक लाने में जो प्रोसेस होता है, जो सिस्टम होता है, उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को मेनली 3 पार्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पावर प्लांट जहाँ पे बिजली बनाई जाती है। और दूसरा होता है ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि जैसे लाई जाती है, जैसे कि बिजली बनाई गई और हम देखें कि बड़े बड़े टावरों के माध्यम से बिजली को लाई जाती है और फिर वहाँ पे एक हम लोगों के घर के पास ट्रांसफार्मर लगा होगा, वहाँ से हम लोगों के यहाँ तार आते हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए उसका प्रकार जैसे लेआउट ऑफ पावर सिस्टम, यानी कैसे बिजली बनती है और कैसे हमारे घर तक आती है, ये सभी का ये यहाँ पे छोटा सा विवरण है, लेआउट है। और देखिए लेआउट ऑफ पावर सिस्टम, तो देखिए ये जो है ये अल्टरनेटर है। तो अल्टरनेटर क्या मेटल की बनी होती है। जो बिजली बनाती है अल्टरनेटर, वो उसके बॉडी मेटल के बने होते हैं। अगर कोई वर्कर जाके उसके बॉडी को छू दिया और कभी उसमें लीकेज करंट आ जाए तो उसको शॉक लग जाएगा, इसलिए उसके बॉडी को क्या करते हैं, हम अर्थिंग कर देते हैं। उसके बॉडी को अर्थिंग कर देते हैं। इससे क्या होगा कि अगर उसमें कभी लीकेज करंट आई भी और कोई लेबर या कोई व्यक्ति उसको छू दिया तो उससे शॉक नहीं लगेगा, यानी उसको करंट नहीं लगेगा। देखिए ये पावर प्लांट है। ये जो अल्टरनेटर है, पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर लगा हुआ है वो 11 kV की बिजली बना रहा है। कितने kV की बिजली बना रहा है? 11 kV की। और चूंकि 11 kV की बिजली जो होता है उसको अगर कहीं ढोया जाए तो बहुत ही मतलब कि करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वोल्टेज का जो ट्रांसमिशन वो हाई वोल्टेज पे हो, ताकि उसमें क्या हो जाए, लॉसेस कम हो। अगर हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने से के बहुत फ़ायदे होते हैं। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने से करंट कम हो जाता है। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने से तार की मोटाई कम हो जाती है, लाइन में होने वाले लॉसेस कम हो जाते हैं, लाइन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो 11 kV की जो लाइन अल्टरनेटर बनाया है उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और वो स्पेशली जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा डेल्टा स्टार कनेक्शन में होता है। यहाँ पे लिखे नहीं है, डेल्टा स्टार कनेक्शन में होता है। और इतना डीप आपको पढ़ना नहीं है, बस ये लेआउट बना देना है। डेल्टा स्टार कनेक्शन में होता है और ये क्या करता है, 11 kV के बिजली को 400 kV बना देता है। 11 kV के बिजली को कितना बना देता है? 400 kV। अब देखिए 400 kV बिजली ये जो बनाया है, ये जितना ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ तक, ये पावर प्लांट के अंदर ही हो रहा है। अब देखिए अब इसको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो अब इस स्टेप अप के बाद जितने भी अब ट्रांसफार्मर लगे होंगे वो सभी के सभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होंगे। तो फिर एक सब स्टेशन बना जहाँ पे क्या किया गया, 400 kV के बिजली को 220 kV बनाया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदला जा रहा है, यानी कि इसको क्या किया जा रहा है, स्टेप डाउन किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक जो ट्रांसफार्मर लगा, ये क्या हुआ, 400 kV के बिजली को 220 kV में बदल दिया। और फिर अगला जो ट्रांसफार्मर है वो क्या किया, यानी अगला जो सब स्टेशन पे लगा ट्रांसफार्मर है वो भी स्टेप डाउन किया और 220 kV के वोल्टेज को 132 kV बना दिया। अगला जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या किया कि 132 kV के लाइन को
33 kV में बदल दिया, 132 kV के लाइन को 33 kV में बदल दिया। और यही वो कड़ी होती है जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एक दूसरे से अलग करने का काम कौन करता है? 132/33 kV सब स्टेशन। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टार और स्टार कनेक्शन में लगा होता है। और हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल मिलता है और उस न्यूट्रल को हम अर्थ कर दिए रहते हैं। और जो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगला लगा हुआ है जो 33 kV को 11 kV में बदल देता है। 33 kV को कितना बदल देता है? 11 kV में। और यहाँ पे जो अब तार लगा हुआ है, जो ये हम लोगों के गांव में लाइट आ गई है 11 kV वाली, और जब ये 11 kV का जो ये है 11 kV वाला जो अब ट्रांसफार्मर लाइट आ रही है उसको 415 में या 240 में 3 फेज के लिए 415 वोल्ट और सिंगल फेज के लिए 240 वोल्ट जो आती है। और जो हमारे घर के पास जो पोल होता है उसमें जो लाइट आती है, जो घर के पास पोल होता है उसमें 3 तार होते हैं, एक 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है। तो जो 3 फेज तार होते हैं वो RYB होता है और एक न्यूट्रल तार होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो है पावर प्लांट। अगला जो पॉइंट है वो है पावर प्लांट। तो पावर प्लांट होता क्या है? तो देखिए पढ़ते हैं इसको। जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर का प्रोडक्शन अल्टरनेटर के द्वारा होता है उसे ही पावर प्लांट कहते हैं। यानी पावर प्लांट जहाँ बिजली किस चीज़ से बनाई जाती है? अल्टरनेटर से बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? पावर प्लांट कहते हैं। और चूंकि पावर प्लांट में अल्टरनेटर से बिजली बनाई जाती है, लेकिन बहुत सारे मुख्य यानी कि बहुत सारे इससे पहले अल्टरनेटर से पहले इक्विपमेंट लगे होते हैं जिसके यूज करके हम क्या करते हैं? पावर को बनाते हैं। लेकिन जो एक्चुअली में जो पावर बनाता है इलेक्ट्रिकल पावर वो अल्टरनेटर ही होता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर का प्रोडक्शन अल्टरनेटर के द्वारा होता है उसे ही पावर प्लांट कहते हैं। और प्रोड्यूस्ड वोल्टेज 11 kV का होता है और अल्टरनेटर जो क्या बनाता है वो 11 kV का ही वोल्टेज बना पाता है। और इसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो कि 11 kV को 400 kV में बदल देता है। और हम जानते हैं कि हम लो वोल्टेज पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत कठिनाई है, मतलब बहुत दिक्कत है लो वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने का। इसलिए हम पावर प्लांट के अंदर ही एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो 11 kV को 400 kV में बदल देता है। अब देखिए ट्रांसमिशन को 2 भागों में बांटा गया है। ट्रांसमिशन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में आपको हम बताए हैं। एक होता है पहला प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। पहला होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होती है? तो इसके अंतर्गत प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत 765 kV 132 kV के रेंज तक होता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो वोल्टेज रेंज होता है वो 765 से लेकर 132 kV के यानी किलो वोल्ट के रेंज तक होते हैं। जैसे कि इसमें 765 kV 400 kV 220 kV 132 kV के वोल्टेज आते हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज है इसके अंतर्गत 66 kV से लेके और 33 kV के वोल्टेज आते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत देखिए जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है वो भी 2 भाग, जो प्राइमरी जो ट्रांसमिशन है वो 2 भागों में बटा हुआ है, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत 765 kV से 132 kV तक की लाइन आती है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत 66 kV से 33 kV तक की लाइट आती है। और डिस्ट्रीब्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है और डिस्ट्रीब्यूशन को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अभी आपको बताते हैं। देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इसके अंतर्गत 11 kV 6.6 kV 3.3 kV 1.1 kV के वोल्टेज आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वोल्टेज आते हैं? 11 kV 6.6 kV 3.3 kV और 1.1 kV के वोल्टेज आते हैं। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या होता है? इसके अंतर्गत 650 वोल्ट 415 वोल्ट 240 वोल्ट 230 वोल्ट और 110 वोल्ट आदि आते हैं। देखिए कुछ पॉइंट है कि नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ कि ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग करने की कड़ी 132 kV/33 kV है। आपको हम पीछे बताए थे
कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन को अलग करता है जो ट्रांसफार्मर, वो कौन सा है, 132/33 के भी सब स्टेशन है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार कनेक्शन में जुड़े होते हैं। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो 11 kV जो हम लोगों के यहाँ ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, हम लोगों के यहाँ आसपास, वो कौन से लगे होते हैं, डेल्टा और स्टार कनेक्शन में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड चलाने के लिए न्यूट्रल प्राप्त हो सकेगा। और डेल्टा स्टार कनेक्शन का मेन मोटिव यही है कि लोड को चलाने के लिए न्यूट्रल हमें प्राप्त हो सके। और जनरेटिंग स्टेशन पर लगा ट्रांसफार्मर भी डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर होता है। और आपको वहाँ पे बताए हैं हम पहले ही कि जो जनरेटिंग स्टेशन पर ट्रांसफार्मर लगता है वो भी डेल्टा और स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर होता है। और इंडियन स्टैंडर्ड वोल्टेज 11 kV होता है। और इंडियन का स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना होता है, 11 kV होता है। और एक तो 132 kV तक की लाइन को टावर के माध्यम से भेजी जाती है। और जो देखे होंगे कि बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े टावर, उनसे जो लाइन आती है तो 132 kV तक की लाइन को हम टावर के माध्यम से भेजते हैं। और 33 kV तथा इसके नीचे की सारी लाइन को पोल के माध्यम से भेजते हैं। और 33 kV या इसके नीचे की सारी लाइन को किसके माध्यम से भेजते हैं, पोल के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा है कि लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर में हानियाँ। तो ट्रांसफार्मर में हानियाँ कौन कौन सी होती है, तो देखिए ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। यानी कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक्स मशीन है, यानी स्थिर मशीन है। यानी कि इसमें कोई भी भाग रोटेट करने वाला नहीं होता है। इसमें ट्रांसफार्मर में एक भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो घूमता हो। यानी कि एकदम स्थिर मशीन है जो ट्रांसफार्मर है। देखिए ना, घूमता नहीं है तो उसमें हवा कभी जाएगा, नहीं जाएगा, जिसके कारण उसमें फ्रिक्शन एवं विंड के कारण किसी भी प्रकार की लॉसेस नहीं होती है। और ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक्स मशीन है, बस इसी कारण से ये होता है कि उसमें ना विंडेज लॉस होता है, हवा के कारण ना लॉस होता है, और न फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है। इसमें मुख्यतः लॉसेस मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। इसमें लॉसेस मुख्यतः कितने प्रकार के होती हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक कोर लॉस, और कोर लॉस को ही हम कांस्टेंट लॉस कहते हैं। कोर लॉस को ही क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, और या इसी को हम आयरन लॉस भी कहते हैं। कोर लॉस, कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस। और कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस, जो दूसरा है हमारा वो है कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो अगला हम लोगों का पॉइंट है वो है कि इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है कि किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी उसके आउटपुट एनर्जी, यानी वो कितना एनर्जी दे रहा है, तथा उसके इनपुट एनर्जी के और कितना एनर्जी ले रहा है, इसके रेशियो के बराबर होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितना एनर्जी दे रहा है तथा कितना एनर्जी उस मतलब कि उसको दिया जा रहा है, यानी वो कितना एनर्जी आउटपुट में दे रहा है और हम कितना एनर्जी उसको दे रहे हैं, इसके रेशियो को ही क्या बोलते हैं, हम इफिशियंसी बोलते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी बाई इनपुट एनर्जी, और परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी बाई इनपुट एनर्जी इंटू 100 होता है। और टैरिफ देखिए क्या होता है, टैरिफ। तो हम पहले मोबाइल की बात कर ले तो बहुत समय पहले मोबाइल में एक टैरिफ आता था। पहले पैसा डलवाइए फिर एक टैरिफ डलवाइए। अगर पैसा के बाद हम टैरिफ नहीं डलवाते थे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि 1 रुपया पर मिनट के हिसाब से वो चार्ज करता था। लेकिन हम जितना ही अच्छा टैरिफ डलवा लेते थे तो हमारा 2 पैसा 3 पैसा 30 पैसा पर मिनट के हिसाब से चार्ज होता था काल पे। वैसे ही टैरिफ इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए कंज्यूमर से फिक्स की गई धनराशि को टैरिफ कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जैसे कि हमारे घर बिजली आती है तो हम कंज्यूमर हुए, और जो हमारे घर बिजली आती है उसके लिए हम कुछ पैसा देते हैं। जैसे कि फिक्स है कि 7 रुपया पर यूनिट बिजली हमारे घर से 7 रुपया पर यूनिट बिजली का है, मतलब कि टैरिफ। तो टैरिफ वही होता है कि 1 यूनिट अगर हम बिजली यूज करते हैं तो हमें 7 रुपया देना पड़ता है। वही धनराशि जो हमारे यहाँ है वो फिक्स है, उसी को हम टैरिफ कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए कंज्यूमर से फिक्स की गई धनराशि को टैरिफ कहते हैं। और द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द टैरिफ, और टैरिफ
निर्धारित करने के उद्देश्य, यानी कि टैरिफ के निर्धारित करने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, टैरिफ लागू करने का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में खर्च किए गए पैसे, यानी कि टैरिफ अगर क्यों हम लोगों से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पैसे लिए जाते हैं, तो देखिए टैरिफ के लागू करने से मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बिजली बनाने में तो कुछ खर्च आती है। हम थर्मल पावर प्लांट को ही ले लें तो थर्मल पावर प्लांट में खदान से कोयला पहले ट्रेन में या शिप में लदता है, और वो ट्रेन या शिप क्या होती है कि वो पावर प्लांट में ले जाके डैम्प कराती है। तो ट्रेन या शिप फ्री में तो नहीं ले जाएगी, पैसा ले जाएगी। वह पैसा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ही दे रहे हैं। और फिर कोयले को लेबर या कन्वेयर बेल्ट से हम लोग कोल हैंडलिंग प्रोसेस कराते हैं, उसमें भी बहुत पैसा लगता है। फिर उसको जलाया जाता है, उसमें बहुत सारे लेबर काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स काम करते हैं, उनको भी पैसा देना है, कोई फ्री में थोड़े करता है काम। इसी के लिए जो होता है कि इसी सब चीज़ को पैसा देने के लिए क्या किया जाता है, टैरिफ लिया जाता है, यानी कि पैसा लिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो देखिए, टैरिफ लागू करने का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में, यानी कि विद्युत बनाने में खर्च किए गए पैसे, एम्प्लॉय का वेतन, नए पावर प्लांट का निर्माण इत्यादि के लिए वसूला जाता है। ये किस लिए वसूला जाता है? ताकि बिजली बनने में जो खर्चा आती है उसको मेंटेन किया जा सके, या और है कि एम्प्लॉय काम करते हैं उसको पैसा दिया जा सके, या पावर प्लांट को मेंटेनेंस के लिए पैसा लिया जा सके, या नए पावर प्लांट को बनाने के लिए। इसी के लिए टैरिफ का निर्धारित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ टैरिफ, यानी टैरिफ के प्रकार। एक होता है सरल दर वाला टैरिफ, यानी इजी रेट टैरिफ। दूसरा होता है सम दर वाला टैरिफ, यानी इवन रेट टैरिफ। एक होता है सममांग वाला टैरिफ, यानी कि होमोजीनियस टैरिफ। एक होता है पद दर वाला टैरिफ, यानी रैंक रेट टैरिफ। एक होता है खंड दर वाला टैरिफ, वो होता है सेक्शन रेट टैरिफ। ये जो है सभी टैरिफ के प्रकार हैं। एक होता है द्विव दर वाला टैरिफ, यानी डबल रेट टैरिफ। अगर इसको पूछता है पेपर में 2 या 3 लिखेंगे, या 2-3 याद कर लेंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। अधिकतम मांग वाला टैरिफ, यानी मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। 3 दर वाला टैरिफ, यानी 3 रेट टैरिफ। शिखरहीन विद्युत भार वाला टैरिफ, यानी पीक इन्फेरियर इलेक्ट्रिक लोड टैरिफ। और बहु टैरिफ, यानी बल्क टैरिफ। तो देखिए, एक एक करके इनके बारे में जो है, तब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है सरल दर वाला टैरिफ, यानी इजी रेट टैरिफ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये है कि इजी रेट टैरिफ, सरल दर वाला टैरिफ। तो यह टैरिफ कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिकल यूनिट पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। कि इजी रेट टैरिफ क्या होता है कि कंज्यूमर कितना इलेक्ट्रिकल यूनिट को यूज कर रहा है उस पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। जैसे कि हम 18 यूनिट बिजली यूज किए, तो डायरेक्ट मेरे पे डिपेंड कर रहा है कि हम 18 यूनिट यूज कर रहे हैं। इसलिए इस टैरिफ के अंतर्गत सप्लायर तथा कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल के आधार पर कंज्यूमर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कास्ट वसूलता है। अब देखिए, हम ये डायरेक्ट मेरे पे डिपेंड करता है, इसका मतलब यह है कि हम 50 यूनिट बिजली यूज किए, तो जो सप्लायर है यानी जो इलेक्ट्रिक का सप्लाई करता है, वो मेरे पास आएगा और 50 यूनिट बिजली का पैसा लेके चला जाएगा। ये होता है इजी रेट टैरिफ। अब देखिए, यहाँ पे आता है कि कास्ट ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि प्रति वैद्युत इकाई कीमत। ये होता है एनुअल फिक्स लोड, यानी कि वार्षिक फिक्स लोड, यानी हम कितने का लोड लिए हैं, 1 kV, 2 kV, 3 kV, प्लस एनुअल रनिंग लोड, और वार्षिक में कितना लोड रन कर रहा है वो ले लेंगे। और एक होता है टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड। ये होता है वार्षिक नियत भार प्लस वार्षिक चल भार, यानी कि हमारे यहाँ जब मीटर लगता है तो वैसे लगता है 1 kV का मीटर, 2 kV का मीटर, 3 kV का मीटर। और हम अगर गलती से 1 kV का लगवा लिए
और लोड है हमारे घर का 2 kV, तो 1 kV का रेट अलग होता है। 2 kV का इनिशियल मतलब कि एक फिक्स रेट होता है। 1 kV का है, आप नहीं यूज करेंगे फिर भी एक फिक्स पैसा देना पड़ेगा। 2 kV का है, उसके लिए भी फिक्स है। वही कह रहा है कि एनुअल फिक्स लोड, यानी कि और मतलब कि जितना हमारे पास 1 kV का है वो फिक्स लोड के लिए उतना पैसा देना है। अगर हम बढ़ा दिए तो और पैसा देना है। यानी कि गर्मी में 1 kV का लिए हैं और 1 kV बस जाड़े में यूज हो गई और गर्मी आई तब तक एसी उसी चला के उसको 3 kV कर लिए, तो फिक्स लोड का 1 kV का तो पैसा देना ही है, प्लस जितना और अधिक चलाए हैं उसका भी पैसा देना है, बटा टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड, यही होता है कॉस्ट ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए, इस टैरिफ का प्रयोग आवासीय उपभोक्ताओं के लिए होता है, और जो ये ईजी रेट टैरिफ है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? आवासीय उपभोक्ताओं के लिए, यानी रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए, यानी घर जो घर बना के रहता है उसके लिए ईजी रेट टैरिफ का जो होता है प्रयोग होता है। अब होता है इवन रेट टैरिफ। इवन रेट टैरिफ क्या है कि कंज्यूमर के इलेक्ट्रिक लोड के सर्विस पर निर्भर करता है, इसलिए विभिन्न कंज्यूमर से अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। इवन रेट टैरिफ यानी यह किस पे डिपेंड करता है? कंज्यूमर के इलेक्ट्रिकल लोड के सर्विस पे। यानी कि हम बस एक बल्ब चला रहे हैं, तो बल्ब जला रहे हैं तो हमारे लिए एक अलग होगा। एक कोई है जो बल्ब और फैन दोनों चला रहा है तो उसके लिए जो रेट होगा वो अलग होगा। एक जो है बल्ब, फैन, एसी, कूलर ये सब चला रहा है उसके लिए एक अलग होगा। एक है जो पूरे अप्लाइंसेस से लेस है उसके लिए अलग होगा। जैसे पंखा और बल्ब के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कीमत कम होती है, तो पंखा और बल्ब के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कीमत कम होती है, तो हमारे लिए जो क्या होगा, टैरिफ कुछ दूसरा होगा इवन रेट टैरिफ में। और इंडस्ट्रियल लोड के लिए डोमेस्टिक कीमत की अपेक्षा अधिक कीमत वसूला जाता है। अब हम जो 1 यूनिट बिजली यूज करते हैं घर पे, उसका कीमत होता है 5 रुपया 6 रुपया पर यूनिट, लेकिन जो इंडस्ट्री में 1 यूनिट बिजली उत्पन्न होता है उसका कीमत होता है 10 यूनिट। तो एक ही बिजली है लेकिन 2 जगह 2 रेट लग रहा है, उसको कहते हैं इवन रेट टैरिफ। अब देखिए, बेनिफिट ऑफ इवन रेट टैरिफ। इवन रेट टैरिफ के क्या फ़ायदे हैं? तो यह टैरिफ सिंपल है। यह टैरिफ क्या है? सिंपल है, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। यह टैरिफ क्या होता है कि सिंपल होता है, इसलिए इसको कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। और दूसरा, इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बर्बादी कम होता है, और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बर्बादी कम होता है क्योंकि कंज्यूमर को कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि कंज्यूमर को क्या चुकानी पड़ती है? कीमत चुकानी पड़ती है। यानी कि आप जितना एनर्जी यूज करेंगे उसका पैसा देंगे डायरेक्ट, कोई फिक्स लोड नहीं है। जितना आप एनर्जी यूज किए उसका पैसा देना है, तो आप 1-2 बार पैसा दे देंगे। अगर फिर घर से निकलेंगे पता लगेगा अरे भाई बल्ब वो जला है, तो आप गेट खोल के जाएंगे, उसको बंद करेंगे और फिर बाहर जाएंगे, क्योंकि उसका पैसा देना है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फालतू यूज नहीं करेंगे। आगे जो है वो है डिमेरिट ऑफ इवन रेट टैरिफ। और इवन रेट टैरिफ के घाटे क्या क्या है? तो वो होता है विभिन्न प्रकार के लोड के लिए अलग अलग एनर्जी मेजर की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के लोड के लिए, जैसे फैन के लिए और बल्ब के लिए वो अलग मेजर करने वाला मशीन रख के गया है। और पता चला कि फैन है, बल्ब है, कूलर है और एसी है, उसके लिए मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए अलग एक इंस्ट्रूमेंट लगा के गया है। अब जो सारे अप्लाइंसेस से लेस है उनके लिए एक अलग मेजर करने के लिए लगा के गया है। उसके लिए क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के लोड के लिए अलग अलग एनर्जी मेजर करने की आवश्यकता होती है। मापक को बनाने में फिजूल खर्च होता है, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बनाने में क्या होता है? फिजूल खर्च होता है। यही एक इवन रेट टैरिफ का घाटा है। और एक है कि विभिन्न प्रकार के लोड के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट भिन्न भिन्न लेने के कारण बिल तैयार करने में परिकलन कार्य बढ़ जाता है, इसलिए समय अधिक लगता है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के लोड हैं, तो विभिन्न प्रकार के लोड के लिए रेट अलग है। अब रेट अलग है तो उसको समझना, फिर उसका एनालाइज करना और फिर बिल बनाना, ये बहुत ही कठिन होता है।
और इसका प्रयोग यानी इवन रेट टैरिफ, इसका प्रयोग अधिकतर घरेलू तथा लघु उद्योग में किया जाता है, यानी छोटे इंडस्ट्री में और घरेलू में भी इवन रेट टैरिफ का प्रयोग किया जाता है। अब आएगा होमोजेनियस टैरिफ। देखिए होमोजेनियस टैरिफ क्या होता है कि यह आधुनिक समय का अति न्यून टैरिफ है। आधुनिक अति न्यून टैरिफ कौन सा है? होमोजेनियस टैरिफ। और जो कंज्यूमर के संयोजित इलेक्ट्रिकल लोड पर निर्भर करता है। जो किस पे निर्भर करता है? ह्यूमन कंज्यूमर के संयोजित इलेक्ट्रिकल लोड पे निर्भर करता है। इसके उपभोक्ता को इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी इंस्ट्रूमेंट या मशीन आदि की दक्षता के आधार पर प्रति माह या प्रति वार्षिक दर के हिसाब से नियत धनराशि भुगतान करनी पड़ती है। यानी कि इसमें कांस्टेंट फिक्स रेट है कि आपके घर में क्या क्या लगा है और उसकी इफ़िशियंसी कितनी है। इसके हिसाब से आप मंथली या साल भर में, मंथली या ईयरली आपको पैसा देना पड़ता है। एक कांस्टेंट पैसा देना पड़ता है। आपके घर में वो देख के जाएगा इतना चीज़ है, आप चला रहे हैं, आपके कांस्टेंट एक बना देगा कि आप इतना पैसा देंगे। और जैसे कि ये नहीं है कि आप के घर में एक टैरिफ बना के गया और आप एसी कूलर फिर उसके बाद लगवा लिए, वो नहीं है। वो आपको चेक करने आएगा और नियत बना के चला जाएगा। एक कांस्टेंट टैरिफ आपको देना पड़ेगा। एक होता है इलेक्ट्रिकल लोड प्रिडिक्शन, यानी वैद्युत भार की भविष्यवाणी। वैद्युत भार की भविष्यवाणी पहला कहता है एरिया के आधार पर। देखिए जो लोड होता है, यानी कि एक लोड होता है, जैसे कि एक एरिया है, उस एरिया में बहुत से लोग रहते हैं तो वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा खपत होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल लोड का प्रिडिक्शन किया जाता है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा खपत होगी एरिया के नेचर के आधार पर। और एरिया के नेचर के आधार पर कि एक एरिया बहुत बड़ा है लेकिन घर वहाँ पे दूर दूर है और उसमें रहने वाले लोग तीन चार हैं, तो एरिया का नेचर ये हो गया कि वहाँ पे दूर दूर घर है, यानी आबादी बहुत कम है, एरिया बहुत बड़ा है। और एरिया का एक नेचर ये हो गया कि एरिया बहुत छोटा है लेकिन आबादी बहुत घनी है, एक वो नेचर हो गया। और एरिया के पॉपुलेशन के आधार पर, और अभी आपको बताएं एरिया के पॉपुलेशन के आधार पे, यानी कि एक छोटा एरिया उसमें ज़्यादा लोग रह रहे हैं और एक बड़ा एरिया है उसमें कम लोग रह रहे हैं, उस पॉपुलेशन के हिसाब से। और एरिया के नेचर के आधार पे ये है कि आप पावर प्लांट के जस्ट 10 किलोमीटर बाद आपका घर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड का अलग चार्ज होगा। और एक पहाड़ी क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड का अलग होगा। आगे देखते हैं क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। अभी आपको बताएं कि छोटा एरिया है उसमें ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उतना ही एरिया की जगह और है उसमें कम लोग रह रहे हैं, तो ज़्यादा एरिया वाले में इलेक्ट्रिकल पावर का खपत ज़्यादा होगा। मनुष्य के रहन सहन का स्तर, यानी गरीब लोग जो है वो पंखा बल्ब पे ही अपना जीवन यापन कर देंगे, लेकिन जो अमीर हैं वो सारे अप्लाइंसेस से लैस होंगे, उनके लिए इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा हो, वो इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जैसे कि मोटर हो गया, ग्राइंडर हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, सभी चीज़ जो हो गया ये सब जो अमीर लोग होंगे उनके लिए जो होगा ये, और ये ज़्यादा यूज करेंगे, इसलिए उनके रहन सहन पे भी डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिकल डिमांड मल्टीप्लायर, यानी इसका अगला जो पॉइंट है हम लोग का इलेक्ट्रिकल डिमांड मल्टीप्लायर, यानी वैद्युत मांग गुणक। तो वैद्युत मांग गुणक क्या होता है? तो देखिए मांग गुणक इक्वल टू अधिकतम मांग बटा संयोजित भार, अधिकतम मांग बटा संयोजित भार। और ये क्या होता है? मांग गुणक हमेशा 1 से कम होता है। मांग गुणक क्या होता है? यानी कि डिमांड मल्टीप्लायर क्या होता है? हमेशा 1 से कम होता है। और डिमांड मल्टीप्लायर का क्या होता है फॉर्मूला? डिमांड मल्टीप्लायर बाय मैक्सिमम डिमांड बटा संयोजित भार, मैक्सिमम डिमांड बटा संयोजित भार। आगे देखिए, किसी वैद्युत डिलीवरी सिस्टम पर वास्तविक अधिकतम डिमांड जो कि किसी कंज्यूमर द्वारा ली गई हो तथा उसी वैद्युत प्रणाली से क्या उसको बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रणाली से संयोजित निर्धारित भार का अनुपात ही वैद्युत मांग गुणक कहलाता है और इसका मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनर्जी इफिशिएंट मोटर।
तो एनर्जी इफिशियंट मोटर क्या होता है, तो देखिए एनर्जी इफिशियंट मोटर को हिंदी में हम ऊर्जा दक्ष मोटर कहते हैं, ऊर्जा दक्ष मोटर। और इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। एनर्जी इफिशियंट मोटर में कम ऊर्जा की खपत होती है, यानी कि यह लेस एनर्जी कंजप्शन करता है। एनर्जी इफिशियंट मोटर यानी एनर्जी इफिशियंट मोटर में कम ऊर्जा की खपत होती है। और ये दूसरा है क्योंकि इसमें निर्माण लॉसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें जो बनने वाले लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और इसमें सिलिकॉन स्टील की लंबी कोर लगी होती है, और इसमें क्या लगी होती है, सिलिकॉन स्टील की लंबी कोर लगी होती है। और मोटर में प्रयोग होने वाले तार पतले तथा कम रेजिस्टेंस का होता है। देखिए जब पतले होंगे और कम रेजिस्टेंस के होंगे तो वास्तविक सी बात है कि उसमें लॉसेस बहुत कम होगी। लेमिनेटेड रोटर के बीच कम दूरी तथा रोटर को जिंक के जगह कॉपर का प्रयोग करके बनाते हैं। और जानते हैं हम कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, और जिंक के जगह कॉपर का प्रयोग करके बनाते हैं। गुणवत्ता वाले बियरिंग पंखे उपस्थित होते हैं। गुणवत्ता वाले क्या होते हैं, उसमें बियरिंग होते हैं और पंखे उपस्थित होते हैं। इन मोटर्स की वारंटी लंबे समय तक 10 वर्ष तक होती है। एनर्जी एफिशिएंट मोटर की वारंटी कितने साल तक होती है, 10 साल तक। और इन मोटर की कैपेसिटी मानक मोटरों की तुलना में 3 से 4% अधिक होता है। स्टैंडर्ड मोटर है उसके कंपैरिजन में इसकी कैपेसिटी 3 से 4% क्या होती है, अधिक होती है एनर्जी इफिशिएंट मोटर की। अब देखिए क्या होता है, एनर्जी इफिशिएंट मोटर है, ये स्टैंडर्ड मोटर है। तो ये एनर्जी इफिशिएंट, ये परसेंटेज जो ये क्या है 0, ये इसका एक सिंपल सा ग्राफ है, आप इसको देख लीजिएगा या इसको डायरेक्टली ऐसे ही बना दीजिएगा। मोटर रैंकिंग के, ये मोटर रैंकिंग है, ये एनर्जी परसेंटेज है, और ये जो हो, चलिए आगे देख लेते हैं इसको। बस ऐसे ही नॉर्मल ये फिगर है, इसको एनर्जी इफिशिएंट मोटर पूछेगा तो ऐसे ही डायरेक्ट टिप दीजिएगा वहाँ पे। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरिट ऑफ एनर्जी इफिशिएंट मोटर, यानी एनर्जी इफिशिएंट मोटर के फायदे या लाभ। तो देखिए एक पॉइंट है कि विशिष्ट तथा उच्च दक्षता वाले कोर तथा तार लगे होने के कारण कम तापमान उत्पन्न होता है। यानी कि एनर्जी इफिशिएंट मोटर में कम तापमान उत्पन्न होता है, यानी हीट कम बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे क्वालिटी के कोर और वायर प्रेजेंट होते हैं। अगला देखिए क्या होता है, अगला है कि 60 से 100% लोड पर बढ़ी हुई दक्षता उपलब्ध रहती है, इसी के कारण ऊर्जा बचत होता है। जो 60 से 100% लोड पे क्या होता है, इसकी इफ़िशियंसी बनी रहती है, इसलिए क्या होता है, इसमें एनर्जी का बचत होता है। इस मोटर में वेरिएशन तथा साउंड कम प्रोड्यूस होता है। वेरिएशन कह रहा है, वाइब्रेशन। ये मोटर ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है और नहीं ज़्यादा कांपती है, यानी वाइब्रेशन इसमें नहीं होते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन में हमारा मदद मिलता है। अगला पॉइंट है कि इस मोटर की शक्ति गुणांक, यानी इस मोटर की पावर फैक्टर उच्च होता है, जिसके कारण केबल में नष्ट होने वाली करंट का मान कम हो जाता है। जिसके कारण केबल में जो नष्ट करंट हमारा बर्बाद होता है उसका मान कम हो जाता है। और देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को हिंदी में शक्ति गुणक कहते हैं। और पावर फैक्टर वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, वास्तविक शक्ति तथा आभासित शक्ति का अनुपात होता है, और इसे cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जहां फाई वोल्टेज तथा करंट के मध्य का एंगल होता है। जहां फाई क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। और पावर फैक्टर फाई इक्वल टू वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत